क्या आपने कभी ऐसे नंबर देखे हैं जो दशमलव के बाद ना कभी रुके ना दोहराए? उसी को बच्चों हम बोलते हैं अपरिमेय संख्या। मैं पवन गुप्ता आज आप लोगों को पार्ट 1 संख्या पद्धति का टॉपिक है ना अपरिमेय संख्या बताने वाला हूं। आइए देखते हैं। तो सबसे पहले बच्चों हम जान लें कि अपरिमेय संख्या क्या होती है। तो मैंने आपको अपने पार्ट 1 संख्या पद्धति का जो इंट्रोडक्शन है उसमें मैंने बताया है, फिर भी मैं आपको रिवीजन के तौर पे एक बार अपरिमेय संख्या दोबारा बताता हूँ क्या होते हैं। बच्चों अपरिमेय संख्या वो होते हैं जो दशमलव के बाद हमारे रुकते नहीं है, ना ही वो दोबारा कभी रिपीट होते हैं, उसी को हम क्या बोल देते हैं अपरिमेय संख्या। जैसे मैं आपसे बोलूं, जैसे अपरिमेय संख्या में √2, √3, √5, √6 है ना, ये बच्चों हमारे सब क्या होते हैं अपरिमेय संख्या। और भी अनंत होते हैं, लेकिन मैंने आपको एग्जांपल के तौर पे कुछ बताने की कोशिश की। अब जैसे आप लोगों को लगेगा बच्चों की √4, तो बच्चों वो हमारी अपरिमेय संख्या नहीं होती, क्योंकि बच्चों देखो √4 को तुम क्या लिख सकते हो, रूट के अंदर 2 गुने 2, जो हमारा रूट से बाहर आ जाएगा 2, तो ये हमारा एक परिमेय संख्या हो जाएगा। इसलिए हम √4, √9, √16, √25 इसको हम अपरिमेय संख्या नहीं बोल सकते। हम उसी को बोलते हैं, उन्हीं संख्याओं को अपरिमेय संख्या बोलेंगे जो रूट से बाहर नहीं आ सकती। समझे? जिसमें हम बच्चों देखो पाई भी एक हमारा अपरिमेय संख्या होता है। समझे? वो भी हमारा एक अपरिमेय संख्या हो गया। जैसे हमारा देखो 0.0110001111 ये हमारा, ये भी कभी रुकेगा नहीं, ये भी बच्चों हमारा क्या हो जाता है अपरिमेय संख्या। तो उम्मीद है आप लोगों को अपरिमेय संख्या समझ में आ गई होगी। अब इसी के यहाँ पे हम कुछ न्यूमेरिकल्स या फिर हम एक नंबर के जो हमारे क्वेश्चंस आते हैं वो करने की कोशिश करते हैं, है ना। जिसमें देखो हमारे पढ़ेंगे हम, जैसे कि नीचे दिए गए कथन सत्य या असत्य के कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए। जिसमें बच्चों देखो एक नंबर के हमारे क्वेश्चंस बनते हैं इसमें, तो वो क्या बनते हैं वो मैं आपको बताता हूँ। जैसे इसमें हमसे पूछा गया है कि प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या है। तो सबसे पहले तो हमें मालूम होना चाहिए कि अपरिमेय क्या होता है। तो मैंने अभी बताया आपको कि अपरिमेय क्या होता है, साथ में अब जान लो वास्तविक। तो वास्तविक संख्या वो होते हैं जो हमारा परिमेय भी हो और अपरिमेय भी हो, उसको हम वास्तविक संख्या बोलते हैं। हमारा क्वेश्चन क्या पूछ रहा है बच्चों कि प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है? तो हाँ होती है। इसको हम क्या बोलेंगे बच्चों? सत्य। क्यों होती है? क्योंकि हमारा अपरिमेय संख्या और परिमेय ये दोनों ही वास्तविक होते हैं, तो परिमेय भी अपरिमेय भी उसी में आ जाता है, इसलिए हमारा प्रत्येक अपरिमेय संख्या वास्तविक संख्या होती है। तो हमारे पहले प्रश्न का उत्तर क्या होगा बच्चों? सत्य। दूसरा हमारा प्रश्न क्या है बच्चों? संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु m, इस पे रूट लगेगा बच्चों, है ना। संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु √m के रूप का होता है, जहां √m एक प्राकृतिक संख्या है। तो नहीं बच्चों, ये देखो गलत हो जाएगा, इसको हम बोलेंगे क्या बच्चों? असत्य। क्योंकि प्राकृतिक संख्या हमारे कौन से होते हैं? प्राकृतिक संख्या बच्चों वो होगा 1 2 3 4, है ना, जो पूर्ण नंबर है ना, 0 के बाद जो पूर्ण नंबर है वो सब हमारे प्राकृतिक संख्या में आ जाएंगी। बट अगर मैं एग्जांपल के तौर पर लूं, जैसे देखो √2, √3, इनके बीच में बच्चों अनंत अपरिमेय संख्या है, तो हम इस कारण इसको संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु, हम हर एक बिंदु को ये नहीं कह सकते कि वो एक प्राकृतिक संख्या है, क्योंकि प्राकृतिक संख्या वो होते हैं जैसे 1 2 3 4, जबकि √2 और √3 के बीच में अनंत ऐसे अपरिमेय संख्या है। इसलिए हमारे दूसरे प्रश्न का उत्तर हमारा क्या हो जाएगा? असत्य। तीसरा हमारा प्रश्न क्या बच्चों? प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या होती है ना। तो वास्तविक संख्या आपको मालूम है जिसमें परिमेय अपरिमेय दोनों आ जाते हैं, तो क्या प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या है? इसका भी उत्तर बच्चों असत्य हो जाएगा, है ना। क्या प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या होती है? तो नहीं, क्योंकि देखो वास्तविक संख्या में हमारा परिमेय अपरिमेय दोनों आ जाता है, इसलिए हम ये नहीं कह सकते कि वास्तविक संख्या सिर्फ अपरिमेय होती, वो परिमेय भी होती। इसलिए हम ये जो हमारा तीसरा प्रश्न है उसका उत्तर क्या हो जाएगा? असत्य। समझे क्यों असत्य हुआ? क्योंकि वास्तविक संख्या में परिमेय और अपरिमेय दोनों आ जाते हैं, इसलिए हम ये नहीं कह सकते कि वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या ही होती, वो हमारी परिमेय संख्या भी होती है, अपरिमेय भी होती है, इसलिए वो दोनों के दोनों ही इसमें आ जाते हैं। इसलिए हमारा जो तीसरा प्रश्न है उसका उत्तर क्या हो जाएगा बच्चों? असत्य। समझे? अब देखो दूसरा प्रश्न क्या हमारे, क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं? क्या
सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं? यदि नहीं तो एक ऐसी संख्या के वर्गमूल का उदाहरण दीजिए जो एक परिमेय संख्या हो। तो बच्चों देखो, इसमें तुम समझो कि सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं तो नहीं। देखो √2 है ना, √3 ये तो हमारे अपरिमेय है। लेकिन बच्चों मैं आपसे बोल दूं जैसे √4 है ना, √9, तो बच्चों देखो इसका रिजल्ट क्या हो जाएगा 2, इसका क्या हो जाएगा 3। क्यों हो जाएगा? क्योंकि हम 4 को लिख सकते हैं 2 गुने 2, 9 को हम लिख सकते हैं 3 गुने 3। तो ये हमारी देखो कौन सी संख्या होगी, ये हमारी परिमेय संख्या होगी। इसलिए हम ये नहीं कह सकते कि धनात्मक पूर्णांक को वर्गमूल हमेशा अपरिमेय होते हैं, क्योंकि 2 और 3 तो हमारा देखो परिमेय हो गए। इसलिए हम ये नहीं कह सकते कि मतलब जो हमारे सारे संख्या हैं जो भी रूट के अंदर है वो सब के सब अपरिमेय, ऐसा नहीं समझे। इसलिए हमने ये उदाहरण के साथ बता दिया कि √4 का जो रिजल्ट है वो 2 है जो कि एक परिमेय संख्या है, √9 का जो रिजल्ट है वो 3 है जो कि एक परिमेय संख्या है, समझे है ना। हम अपरिमेय संख्या इनको नहीं बोल सकते। तो इसका रिजल्ट क्या हो जाएगा बच्चों? इसका रिजल्ट 2 और 3। एग्जाम्पल से उम्मीद है आप लोगों को समझ में आया होगा, है ना। अब देखो यहां पर हमारे क्या रेखा संख्या रेखा पर 5 का स्थान निर्धारण कीजिए। अब इसमें बच्चों देखो मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ, ये जो 5 है यहाँ पे रूट लगेगा, है ना, कि संख्या रेखा पर √5 का स्थान निर्धारित कीजिए। जैसे बच्चों मान लो आपके पास जो स्केल होगा, जो आप अपने ज्योमेट्री बॉक्स में स्केल रखते होगे, उसमें आप लोग, अगर मैं आपसे बोलूं बच्चों, जैसे मान लो ये है 0, ये है 1, ये है 2, ये है 3, ये है 4, है ना, ये है 5। अगर मैं इस संख्या रेखा पर अगर मैं आपसे बोलूं कि बच्चों 1 बताओ कहाँ है, तो आप इजीली बता दोगे, है ना। अगर मैं आपसे बोलूं कि 2 बताओ बच्चों कहाँ पर है, तो वो भी आप लोग इजीली बता दोगे। 3 बताओ बच्चों कहाँ है, तो वो भी आप लोग इजीली बता दोगे, है ना। लेकिन अगर बच्चों मैं बोल दूं कि √2 बताओ, √3 बताओ, है ना, तो वो आप लोग को बताने में कठिनाई होगी। इसलिए ये प्रश्न मैंने लिया ताकि आप लोगों को समझा सकूं कि अपरिमेय संख्याओं को हम अपने नंबर लाइन जो संख्या रेखा संख्या है उस पर कैसे डिनोट करते हैं। तो उसके लिए हमें बच्चों एक थ्योरम है जो हमें आना चाहिए, जिसको हम बोलते हैं पाइथागोरस प्रमेय, है ना। जिसको क्या बोलते हैं बच्चों? पाइथागोरस प्रमेय। जो क्या होता है, जो पाइथागोरस प्रमेय हमारा क्या कहता है? तो पाइथागोरस प्रमेय बच्चों हमारा ये कहता है कि कोई भी हमारा अगर राइट एंगल ट्रायंगल है, उसमें बच्चों जो हमारा लंब है, नीचे वाले को बच्चों हम आधार बोलते हैं और इसको कर्ण बोलते हैं, जिसको अंग्रेजी में हम हाइपोटेन्यूस, इसको अंग्रेजी में हम आधार को बेस और इसको परपेंडिकुलर बोलते हैं। तो पाइथागोरस थ्योरम बच्चों ये कहता है कि कर्ण का वर्ग लंब के वर्ग के और आधार के वर्ग के हमेशा बराबर होगा। कर्ण का वर्ग बराबर होगा लंब के वर्ग और आधार के वर्ग के जोड़ के बराबर हमेशा होगा। तो इस प्रमेय का हम उपयोग बच्चों इस क्वेश्चन को करने के लिए करते हैं, ठीक है। जैसे संख्या रेखा पे हमें √5 को अगर दर्शाना है जो कि एक अपरिमेय संख्या है, तो उसके लिए हमें पाइथागोरस प्रमेय की जरूरत पड़ती है। क्योंकि बच्चों 1 बोलूं मैं आपसे बता दो कहाँ है, 2 बोलूं तो बता दोगे, 3 भी बता दोगे आप, 1.5 भी बता दोगे। लेकिन आप √5, √2, √3 इनको आप डायरेक्ट किसी भी संख्या रेखा पर नहीं बता पाओगे, है ना। तो उसी के लिए इस प्रमेय का हम यूज करते हैं, जिसमें बच्चों हम देखेंगे कि है ना कैसे यूज होता है देखना। क्योंकि इसमें हमेशा बच्चों जो हमारा कर्ण होता है उसी को हम रेडियस मानते हुए एक सर्कल बनाते हैं जो हमारा हमेशा √5 की वैल्यू को बताएगा, किस पे? संख्या रेखा पर, जिसमें बच्चों हम इसको या तो लंब मान लें या आधार मान लें, हम दोनों में से कोई भी एक मान सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पर इसको आधार मान रहा हूँ। अब मुझे कर्ण क्या करना है बच्चों? कर्ण मेरे को √5 बताना है ना। तो कर्ण को √5 बताने के लिए मुझे क्या करना होगा? लंब कितना लूं और आधार कितना लूं कि मेरा कर्ण √5 हो जाए, है ना। तो लंब को मैं क्या लूंगा? अगर मान लो मैंने ले लिया लंब को 2, है ना, तो 2 का स्क्वायर, है ना, इसमें मैं क्या लूंगा? 2 का स्क्वायर। और आधार बच्चों मैंने 1 ले लिया, है ना, तो 1 का वर्ग और 2 का वर्ग।
इन दोनों का जोड़ क्या हो जाएगा, 2 का वर्ग क्या होगा बच्चों 4, है ना, और आधार का जो मैंने 1 लिया है उसका वर्ग कितना होगा 1 ही, 1 का वर्ग लोगे आप तो 1 ही होता है ना, तो कितना हो गया बच्चों 5, है ना। तो हमारा कर्ण कितना हो गया, अब देखो कर्ण का यहाँ पे स्क्वायर था, मैं थोड़ा इधर कर देता हूँ बच्चों, है ना। तो आप देखोगे अगर मुझे इसमें से स्क्वायर हटाना है ना, जो कि वर्ग जो मेरा लगा वो हटाना है, तो मैं दोनों साइड रूट लगा दूंगा। जब दोनों साइड रूट लगाऊंगा तो रूट जो है हमारे वर्ग से कैंसिल हो जाता है, तो हमारा जो कर्ण का उत्तर आएगा वो कितना आएगा √5, है ना। उतना ही मुझे चाहिए था √5। √5 के लिए मुझे बच्चों लंब मुझे कितना लेना होगा 2, आधार कितना लेना होगा 1, है ना। तो मैंने आधार ले लिया बच्चों मान लो 1 ये। अब मुझे इसी नंबर लाइन पर क्या चाहिए लंब के लिए क्या करूंगा, तो आपके पास होगा, अगर आपके पास उसमें देखो बच्चों डिवाइडर की जरूरत पड़ती है ना, तो आप लोग जब कॉपी में करोगे तो डिवाइडर से करोगे। मैंने मान लो ये ले लिया बच्चों, ये तो मैंने 1 सेंटीमीटर का ले लिया था आधार, और ये 2 सेंटीमीटर का ले लिया मैंने एक लंब, इसमें ये 1 है और ये 2 है। तो पाइथागोरस थ्योरम ये कहता है कि लंब का स्क्वायर, है ना, लंब का वर्ग और आधार का वर्ग का जोड़ हमेशा कर्ण के वर्ग के बराबर होता है ना। तो यहाँ पे अभी आप लोग ने देखा कि लंब जो था हमारा 2 था, अगर मैं 2 का अगर वर्ग करूं तो कितना होगा 4, और 1 का वर्ग करूं तो 1, तो 4 और 1 मिलकर हमारा हो जाएगा 5, जो कि कर्ण के बराबर है ना। तो कर्ण पे से अगर मैं वर्ग हटाऊंगा तो उधर साइड मेरा जब राइट हैंड साइड में जाएगा तो हमारे 5 के ऊपर क्या लग जाएगा बच्चों रूट, जो कि हमारे ये जो हमारा है कर्ण उसकी वैल्यू हो गई हमारी √5, समझ गए। अब इस √5 को, है ना, मैं रेडियस मानते हुए, है ना, त्रिज्या मानते हुए एक सर्कल बनाऊंगा, है ना, वृत्त बनाऊंगा, जो हमें क्या काम करेगा, ये रेडियस का काम करेगा, समझ गए। अब जब मैं रेडियस इसको मानते हुए एक बनाऊंगा तो कुछ तुम्हारा ऐसा नंबर लाइन पे आएगा, है ना। अगर पूरा सर्कल बनाओगे तो कुछ ऐसे बनेगा वो, है ना, लेकिन तुम्हें पूरा नहीं बनाना है, तुम्हें सिर्फ कितना बनाना है, एक सेक्टर बनाना है ना, समझ गए, एक सेक्टर बनाना है। तो ये एक ऐसे आएगा, जो ये वाला पॉइंट है तुम्हारा बच्चों, ये तो बस मैंने आप लोगों को समझाने के लिए बनाया है ना, क्योंकि तुम्हें पूरा सर्कल नहीं बनाना है, तुम्हें सिर्फ कर्ण को क्या मानना है, रेडियस जो त्रिज्या, वो त्रिज्या मानते हुए एक यहाँ पे एक सेक्टर बनाना है। तो वो तुम्हारा क्या हो जाएगा, ये तुम्हारा एक पॉइंट पर आएगा जिसको तुम बोलोगे √5, है ना। ऐसे वैल्यू को बच्चों निकाला जाता है, किसी भी तुम्हारे नंबर लाइन पर रूट की जो भी वैल्यू है, अपरिमेय संख्या है, √2, √3, है ना, √5, उसको निकालने के लिए यही तरीका होता है। तुम उसको डायरेक्ट नहीं बता सकते कि किस पॉइंट पर वो √5 आएगा, √2 किस पॉइंट पर आएगा, √13 किस पॉइंट पर आएगा, उसके लिए यही एक तरीका है जिससे हम निकालते हैं। उम्मीद है आप लोगों को समझ में आया होगा। अब जब आपने इरेशनल नंबर्स, है ना, अपरिमेय संख्याओं को समझ लिया तो मैथ्स की दुनिया आप लोगों के लिए हो गई और आसान। अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, और ज्यादा आपको अगर इससे डिटेल में पढ़ना है तो आप फ्यूके एजुकेशन ऐप डाउनलोड करें।